Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Dr. Joseph Murphy, पेज नंबर 237 और यहाँ पे टाइटल है अ मर्डरर लर्नड टू फॉरगिव हिमसेल्फ। तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए राइटर बता रहा है कि ऑथर उन्होंने एक यूरोप में एक व्यक्ति को मर्डर किया। जब वो जोसेफ के पास में आया तो वो ऑलरेडी बहुत ही बड़े मेंटल ट्रोमा से निकल रहा था, टॉर्चर से निकल रहा था और उसे ये विश्वास था कि भगवान उसे पनिश करे क्योंकि उसने एक बहुत ही टेरिबल काम किया था। जोसेफ ने उसने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था और उसे अनएक्सपेक्टेडली इस बात का पता लगा जबकि वो वापस आया और वो बिल्कुल पगला गया। लीगल जो सिस्टम थे उन्होंने समय के उसने मर्डर कर दिया था उस आदमी का, तो कोई ज़्यादा उसकी पनिशमेंट नहीं दी गई उस समय का, जैसे भी दैट्स अ लॉन्ग टाइम बैक। तो जब वो रिलीज्ड हुआ जेल से तो उसकी वाइफ को तो उसने डिवोर्स किया ही, लेकिन उसके बाद में वो एक और अमेरिकन वुमन से मिला और उससे उसने शादी की और उससे उसके बहुत खूबसूरत बच्चे भी थे, एक सक्सेसफुल करियर भी हुआ और एक ऐसी पोजीशन में भी आया कि वो लोगों को हेल्प कर सके। उसके कुलीग उसको पसंद करते थे, लेकिन कुछ भी चीज़ उसकी मदद नहीं कर रही थी। वो अपने आप को ब्लेम करता था जो भी उसने उस समय किया। जोसेफ मर्फी ने जब इसकी पूरी स्टोरी सुनी तो उसने उसको एक्सप्लेन किया कि हर 11 साल के अंदर हमारी बॉडी का हर सेल बदल जाता है और हम मनुष्य 11 साल में बिल्कुल नए हो जाते हैं, सेम होते ही नहीं है, ना फिजिकली ना साइकोलॉजिकली। ही इज़ नो लॉन्गर द सेम व्यक्ति जिसने कि खून किया था। ने अपने आप को क्लियरली दिख रहा था कि ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, मानसिक रूप से भी स्पिरिचुअल रूप से भी। अब वो फुल ऑफ लव था, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहा था, फुल ऑफ गुडविल था। इस व्यक्ति ने उस समय किसी को मर्डर किया था, वो बहुत समय पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये ऑथर अपने आप को ना फॉरगिव कर पा रहा था, अपने आप को कंडेम करता था। जब जोसेफ मर्फी ने उसको इस तरह से सारी बातें समझाई तो ऑथर को ये मालूम पड़ा कि हाँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, अब मैं डिफरेंट व्यक्ति हूँ और जो वो व्यक्ति था उसको उसकी पनिशमेंट भी मिल चुकी है। तो उसने जोसेफ से बोला, ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर से बहुत ही भार उतार दिया गया हो और पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे जो ये अंदरूनी सेल्फ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कितना महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 238 पे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए राइटर ये कहना चाहता है कि कोई भी क्रिटिसिज्म आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपने आप को अलाउ नहीं करते हो हर्ट होना। तो यहाँ पे एक स्कूल टीचर रमोना के का एग्जाम्पल दे रहा है। सर रमोना ने बताया, लेक्चर सुना उसने जोसेफ मर्फी का और उसके बाद वो उसके पास गई कि वो एक टीचर है और उसने कहीं पे एक स्पीच दी। तो हेलो टीचर ने उसको बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया कि वो बहुत तेज़ी से बोल रही थी, शब्द साफ नहीं थे, नहीं जा रहे थे, उसकी डिक्शन पुअर थी, उसका टेक्स्ट रैम्बल्ड था। ये सब बातों से रमोला बहुत ही हर्ट थी, बहुत ही एंग्री थी और अपने उस क्रिटिक के प्रति बहुत ही मन के अंदर उसको रिजेंटमेंट थी और अब वो उससे हर कांटेक्ट अवॉइड करती थी। जोसेफ ने उसको क्वेश्चन किया तो रमोना ने ये एडमिट किया कि हाँ, उसमें से कुछ क्रिटिसिज्म सच भी थे। एडल्ट ऑडियंस के सामने बोलने में उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो बोलने से पहले नर्वस थी, ख़त्म होने पे वो खुश थी कि हाँ, ये स्पीच ख़त्म हो गई। ये ऐसे मालूम पड़ रहा था कि जैसे घुटने चलते हुए बच्चे को डांटा जाए कि भाई तू तेज़ी से नहीं चल रहा है, जबकि उस समय उससे सिर्फ घुटने पे चलना ही बहुत बड़ी बात है, तो भी वो ट्रेंड ही नहीं थी उसके लिए। अब जब जोसेफ और रमोना की बात हुई तो रमोना को अब ये पता लगा कि उसका रिएक्शन एक बचपने का रिएक्शन था। रादर अब वो लेटर जिसे वो बहुत क्रिटिसिज्म भरा समझती थी, अब वो उसे करेक्टिव समझने लगी कि ये मेरे भले के लिए लिखा गया है। ने डिसाइड किया कि वो एक कोर्स ज्वाइन करेगी जहाँ पे वो अपने लेक्चरिंग स्किल को बेटर करेगी, पब्लिक स्पीकिंग बेटर करेगी कॉलेज के पास में। फिर उसने तब तक जो लेटर जिसने लिखा था उसको फ़ोन किया, उसे थैंक किया कि उसने मेरा भला चाहा इसलिए मुझे एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म दिया। और अगर एक यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है पेज नंबर 239 पे कि हो सकता है रमोना बिल्कुल ठीक बोल रही है और कोई उसको फजूल के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपसेट है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो
अपसेट होने वाले के सुपरस्टिशंस की वजह से, प्रेजुडिसेस की वजह से है, नैरो सोच की वजह से है, तो प्रॉब्लम रमोना का नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? राइटर का है। लेकिन ये सारी दोनों चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहला असेंशियल फर्स्ट स्टेप क्या है? कंपैशन, प्यार। तो इसे ना विपाशना, लैंडमार्क दोनों बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। जैसे कि इस बुक में बोला है कि फर्स्ट लॉजिकल स्टेप ये है कि जो भी व्यक्ति आपके लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है, चाहे आपको ये लग रहा है कि गलत कर रहा है या सही कर रहा है, पहले आप प्रे करें उसकी शांति, उसकी हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये समझ के चलें कि आप अगर अपनी सोच, रिएक्शन और इमोशंस के खुद मास्टर हैं तो आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। इमोशंस थॉट्स को फॉलो करती हैं। आप में ये ताकत है कि आप हर थॉट को रिजेक्ट कर सकें जो आपको डिस्टर्ब और अपसेट करती है। अभी मैं जो आपको बता रही थी कि विपाशना और लैंडमार्क इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका ये कहना होता है कि जब भी आप किसी से अपसेट होते हैं या कोई ऐसी चीज़ बोलता है जो आपके लिए बहुत अपसेटिंग है, तो और आपको लगता है कि वो गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी लेफ़्ट राइट ले लेनी है। लेकिन जो भी आपने उससे बात करनी है या जो भी आपका रिएक्शन होना है, वो रिएक्शन नहीं, एक्शन के रूप में होगा और कंपैशन में होगा, फॉरगिवनेस में होगा और पहले इकोनॉमिस हो के समता में आने के बाद होगा। मीन्स आपको किसी ने कुछ बोला, आप गुस्सा हुए, आप उसी वक्त रिएक्ट नहीं करेंगे। आप अपने आप को पहले शांत करेंगे, दोनों तरफ से मेंटली अपनी चीज़ को समझेंगे, उसके बाद जो बोलना है वो किसी को भी बिना रॉन्ग करे आपने बोलना है। मेरे जो कोच हैं, गुरु हैं, जिन्हें मैं बुद्धा कहती हूँ, वो मुझे बहुत तरह से मेरी गलती का एहसास दिलाते हैं, पर एक बार भी मुझे ये नहीं लगता है कि ही इज़ मेकिंग मी रॉन्ग। ये बहुत बड़ी एक खासियत है। आपको मैं ये बता दूँ कि किसी को उसके गलती का एहसास इस रूप में दिलाना कि उसे ये पता लगे कि उसने कोई अपना रॉन्ग नहीं किया, ने उसमें उसके लिए कोई ब्लेम नहीं किया जा रहा। इट्स अ ह्यूज प्रैक्टिस। का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि जोसेफ मर्फी एक शादी को परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था। वहाँ पे गए तो जो दूल्हा था वो आया ही नहीं। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद में जो दुल्हन थी उसने कुछ आंसू तो बहाए, फिर उसने जोसेफ को बोला कि मैं डिवाइन गाइडेंस के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और हो सकता है कि मेरी प्रार्थना का यही आंसर है कि उस पर विश्वास करना ही नहीं है। और उसे भगवान पे विश्वास है। मन के अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसने क्या बोला, मच एज आई लॉन्ग फॉर इट, आई थिंक दिस मैरिज मस्ट नॉट हैव बीन राइट एक्शन बिकॉज माई प्रेयर वॉज फॉर राइट एक्शन, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर बोथ ऑफ अस। कि हो सकता है ये मेरे लिए शादी ठीक ही नहीं थी, इसलिए ये नहीं हुई है, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी कि जो काम वो हो जो हम दोनों के लिए अच्छा हो। और वो इतना, आप सोचिए, दुल्हन बनी हुई एक लड़की बैठी और दूल्हा नहीं आए, कितना बड़ी बात है। लेकिन वो सिरेनिटी के साथ के अंदर इस पूरे एक्सपीरियंस से बाहर निकल गई। अगर कोई और व्यक्ति होता ना तो बिल्कुल मतलब घूम जाता। तो जो हमारे अंदर एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस है ना, असीम अनंत अगाध जो प्रभु का प्रभुत्व है सबकॉन्शियस डेप्थ के अंदर, अगर हम उसके साथ एक लय होंगे ना तो हम अपना आपा नहीं खोएंगे। ट्रस्ट, विश्वास, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम छोटे होते अपने माँ बाप पे करते हैं ना, उस तरह का ट्रस्ट, बिना क्वेश्चन किया हुआ ट्रस्ट ही एक हाई रोड है पॉइस और मेंटल और इमोशनल हेल्थ की। विश्वास होना उस अलमाइटी इन्फिनिट पावर पे। इसे ना बहुत बार अपनी डायरी में लिखती हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल फाइनल हो जाता है कि लड़का ऑफिस ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन नहीं करता। मेरा तो ये मतलब इसमें चैलेंज है। तो मुझे कई बार लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर मेरे को ये याद आता है कि यही मेरे लिए ठीक है। दिस इज़ वॉट इज़ राइट फॉर मी, वॉट एवर यूनिवर्स इज़ डूइंग राइट फॉर मी, यू जस्ट हैव टू डू एक्शन एंड दिस मेक्स मी वेरी पावरफुली वॉक अहेड। पेज नंबर 240 पे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए जोसेफ लिखते हैं कि एक यंग वुमन, जब उसने मेरा एक स्पीच सुना तो उसके बाद वो मुझसे मिलने आई। उसका नाम कैरल था। मैं उसकी अपीयरेंस देख के हैरान था। उसने बिल्कुल ब्लैक प्लेन ड्रेस पहनी हुई थी, स्टॉकिंग्स, कोई भी मेकअप नहीं था एक लिपस्टिक के अलावा। उसके जो मैनर थे वो बहुत ऐसे जैसे सधे हुए, जैसे खिंचे हुए थे, ऐसे थे जैसे अभी कुछ करने वाली है। कैरल ने जोसेफ को बताया कि जब वो बड़ी हो रही थी तो एक ऐसी माँ ने उसको बड़ा किया जो ये विश्वास करती थी कि डांस करना,
गेम्स खेलना, स्विम करना, मैन के साथ बाहर जाना एक पाप है। उसकी मदर के हिसाब से सब जितने भी पुरुष थे वो एविल थे। सेक्स बिल्कुल बेकार था, ये इंस्पायर्ड था डेविल से। अगर वो ऐसे किसी भी कमांडमेंट्स को डिसोबे करती है, अगर वो उसको फॉलो नहीं करती है, तो उसको नर्क के अंदर जलाया जाएगा। कैरल इसी एटमॉस्फेयर में बड़ी हुई। उसके बाद वो किसी भी लड़के को डेट करती, जब वो अपने ऑफिस में होती तो वो बहुत ही गिल्टी में आती। वो कन्विंस थी कि भगवान उसको पनिश करेगा। एक यंग मैन जो उसको मिला और उसने उसको बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रिफ्यूज़ किया। ने जोसेफ को बोला कि सेक्स ही सब चीज़ों की बुराई है, मैं बुरी हूँ, शादी करना बुरा है, गलत है। सारी उसकी मदर की दी हुई पुरानी कंडीशनिंग बोल रही थी। एक तरफ वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रही थी, दूसरी तरफ वो गिल्ट में थी, और तीसरी तरफ उसके लिए इम्पॉसिबल था अपने माँ के दिए हुए बिलीव्स के साथ जीना। उसे मालूम था कि ये पूरे ठीक नहीं है। जोसेफ ने कैरल को सजेस्ट किया कि वो सीखे अपने आप को माफ़ करना। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? टू गिव फॉर। अपने सारे फॉल्स बिलीफ को छोड़ना, नया जीवन शुरू करना। के बाद कैरल जोसेफ के पास 10 हफ्ते तक आई, हर हफ्ते के लिए। जोसेफ कहते हैं मैंने उसको सिखाया, मैंने सीखा था। इस प्रकार से कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, चेतन और अवचेतन मन काम करते हैं। उसे ये मालूम पड़ा कि किस प्रकार से उसकी माँ ने उसे ब्रेन वॉश किया था। जोसेफ की सजेशन पे अब उसने ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़े भी पहनने शुरू करे, कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करने शुरू किए, डांस सीखना शुरू किया, यंग मेन से बात करना शुरू किया। उसे अपना सच्चा स्वभाव मालूम पड़ा। वो एक कंपेनियन के लिए प्रे करने लग गई, ऐसे कंपेनियन के लिए जो बिल्कुल हार्मोनाइज्ड हो उसके साथ में। 6 महीने बाद शी मैरिड अ मैन हु वाज वेरी राइट फॉर हर। ये सारी कॉन्वर्जेशन हमें क्या लेके जाती है? बहुत बार हमारे कल्चरल डिफरेंसेस, हमारे धर्म के अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे पेरेंट्स ने भी आगे बड़ों से सीखा होता है या लोगों ने सिखाया होता है, और हम उसी के साथ चलते चले जाते हैं। मेरी मम्मा तो कई बार यहाँ तक भी बोलती थी कि हो गयो, अगर कोई पति पत्नी न मारे हुए तो। मेरे कोई पापा नहीं मारते थे, लेकिन शी वॉज ओके विद इट इफ़ इट हैज़ हैपेंड। सो बहुत तरह की चीज़ें हम सीखते हैं, उसमें से निकलना कितना ज़रूरी है ये हमने इस ऑडियो वीडियो में देखा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? प्लीज़ डू शेयर दिस ऑडियो वीडियोज़ विद मैनी पीपल, ताकि अगर वो किसी गिल्ट से प्रभावित हैं और जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जी पा रहे हैं तो वो उसमें से निकलें। और अगर मैं आपके साथ ये रीड कर रही हूँ ना, तो कितनी चीज़ें मुझे अपने जीवन की दबी हुई निकल के आती हैं, और मैं धीरे धीरे उसमें से बाहर आ रही हूँ, एक नया जीवन सिर्फ आपके कारण। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।